2 मई 2011 को अमेरिकन नेवी सील की टीम एबटाबाद पाकिस्तान में एक कंपाउंड पे धावा बोल देती है। इनका टारगेट दुनिया का मोस्ट वांटेड बंदा उसामा बिन लादेन था। कुछ लम्हे बाद दुनिया में खबर फैलती है उसामा बिन लादेन मर चुका है। इसको मारने की रेड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक थी और इसमें बहुत कुछ गलत हो गया था, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक पजल थी, इसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया था। लेकिन क्यों, इसकी क्या वजह थी, आओ इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जब 2001 में अमेरिका पे 9/11 अटैक हुआ था, आई एम श्योर आपको भी इसके बारे में पता होगा कि 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर टकराए थे। एक प्लेन वॉशिंगटन की इस पेंटागन बिल्डिंग में टकराया था और एक प्लेन फील्ड में गिर गया था। टोटल में उस दिन 3000 लोग मरे थे और हजारों जख्मी हुए थे। इस अटैक के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को इसका कसूरवार ठहराया था कि ये सब अटैक उसने करवाए हैं, लेकिन उसामा इसको मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैंने नहीं करवाए। फिर इसके 3 साल बाद उसामा बिन लादेन की एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें वो मानता है हाँ मैंने ये अटैक करवाए थे, और इसकी वो काफी सारी रीजंस देता है। पहला, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी मिडल ईस्ट में, स्पेशली इस अरेबियन पेनिनसुला में अमेरिका इसराइल और उसकी प्रेजेंस को सपोर्ट कर रहा था। दूसरा के 1980s में यूएसए के ऑपरेशंस की वजह से लिबनान में डिस्ट्रक्शन होती है, और साथ ही वो यूएसए की लीडरशिप को भी क्रिटिसाइज करता है कि किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से अपने ही सिटीजन की जान खतरे में डाल रहे हैं। इसके बाद यूएसए उसामा बिन लादेन को ढूंढने की कोशिश फुल बढ़ा देता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, उसामा को मारना। अल-कायदा, जिसका लीडर उसामा बिन लादेन था, वो ऑपरेट करती थी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज में। 2001 से लेकर 2008 तक अमेरिकन फोर्सेस लड़ते रहती हैं अफगानिस्तान में तालिबान से। फिर 2009 में ओबामा यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है और वो अमेरिकन ट्रूप्स के नंबर को अफगानिस्तान में मजीद बढ़ाने के लिए अप्रूव कर देता है कि वो सब तालिबान से लड़ें और अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को मार दें। अल-कायदा के ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में भी छुपे हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलती थी। उसामा बिन लादेन का किसी को भी नहीं पता था कि वो किधर है। यूएसए ने मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे उसको ढूंढने के लिए, लेकिन सालों से वो नाकाम रहे थे। कई बार यूएसए ने ड्रोन हमले भी करवाए थे उन जगहों पे जिधर उनको लगता था कि उसामा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उसकी वीडियो रिलीज हो जाती थी जिससे पता चलता था कि वो अभी भी जिंदा है। अब आपको बताता हूँ कि उसामा बिन लादेन की लोकेशन का पता कैसे चला। जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस आई थी 2001 में तालिबान से लड़ने के लिए, उसके बाद से ही उसामा बिन लादेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करना ही छोड़ देता है ताकि उस पर सर्वेलेंस ना हो। तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये लोग कुरियर का इस्तेमाल करते थे, यानी जो ट्रस्टेड बंदे हैं वो फिजिकली एक दूसरे को मैसेजेस ट्रांसफर करेंगे। तो पूरी अल-कायदा के दूसरे सीनियर मेंबर्स का उसामा बिन लादेन को मैसेज पहुंचाने और उसामा बिन लादेन के मैसेज को दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाने में एक ट्रस्टेड बंदे का हाथ था, जिसका मैं आगे बताता हूँ। अब होता यह है कि 2004 में अल-कायदा का एक ऑपरेटिव हसन गुल को इराक से अमेरिकन फोर्सेस पकड़ लेती हैं। अब ये जो हसन गुल था, इसको भी उसामा बिन लादेन की लोकेशन का नहीं पता था कि वो किधर है। जाहिरा इसको टॉर्चर करते हैं तो इसके मुंह से एक नाम निकलता है, अबू अहमद अल-कोयती। ये वो नाम था जो यूएसए दूसरी बार सुन रहा था। इससे पहले भी 2002 में अल-कायदा का एक और बंदा पकड़ा था, उसने भी यही नाम लिया था। हसन गुल बताता है कि अबू अहमद अल-कोयती उसामा बिन लादेन का सबसे ट्रस्टेड कुरियर है और उसामा इसी की सर्वेलेंस में रह रहा होगा। तो यूएसए अपना सारा फोकस इस बंदे को ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, इसका भी किसी को नहीं पता चलता। फास्ट फॉरवर्ड 2010, पाकिस्तान में पिशावर के अंदर एक बंदा मिडल ईस्ट में कॉल मिलाता है। वैसे तो ये बंदा बड़े केयरफुल तरीके से बोलता है, लेकिन एक गलती कर देता है। ये बंदा फोन पे इस तरह बात कर रहा था जैसे ये अल-कायदा के किसी हाई रैंक पोजीशन वाले बंदे से बात कर रहा है। अमेरिकन CIA जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, उसको इस पे शक हो जाता है। इसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं थी कि ये कौन बंदा है। CIA इस बंदे पे नजर रखना शुरू कर देती है। वो ये नोट करते हैं कि ये बंदा पिशावर से एबटाबाद बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है, और पिशावर से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद में ये बंदा एक सिक्योर कंपाउंड में बहुत बार जाता हुआ दिखा था। ये पूरा कंपाउंड ही CIA के लिए एक रेड फ्लैग था, और इस पूरे इलाके में ऐसा कोई घर नहीं था। चलो आपको इस कंपाउंड का टूर करवाता हूँ। इस कंपाउंड का टोटल एरिया तकरीबन 6 एकड़ था, और इसके बाहर की दीवार 18 फीट तक ऊंची थी,
जिसके ऊपर मजीद जालियां लगी हुई थी। ये इस कंपाउंड का मेन गेट है। ये पूरी गली है जिधर से अंदर आते हैं। इसके एंड पर अंदर एक और गेट है। ये कार पार्किंग की जगह है, ये गेस्ट हाउस है और ये घर की मेन 3 स्टोरी बिल्डिंग है। ये एरिया घर का गार्डन है जिधर ये सब्जियां खुद उगाते थे और मुर्गियां भी पाली हुई थी। ये पूरा खाली प्लाट है। CIA कई महीने इस कंपाउंड पे नजर रखते हैं। वो ये ऑब्जर्व करते हैं ना इस कंपाउंड से कोई बाहर आता है। औरतें और बच्चे बहुत रेयरली निकलते हैं। इवन ये लोग कचरा भी बाहर नहीं फेंकते थे, उसको इस प्लाट में जलाते थे। ना इस घर के अंदर कोई फोन लाइन जा रही थी, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था, ना ही सैटेलाइट टीवी के कनेक्शंस थे। घर में थोड़ी बहुत ही खिड़कियां थी, वो भी कवर रहती थी हर वक्त। और ये ऊपर बालकनी की दीवार ही 7 फुट जितनी थी, जिससे उनको ये शक हुआ कि इस कंपाउंड में जरूर कोई इंपॉर्टेंट बंदा रहता है। वो जिस बंदे ने कॉल की थी और जो इस कंपाउंड में आता जाता रहता था, CIA को अपने सोर्सेज से कंफर्म हो जाता कि यही बंदा अबू अहमद अल कोयती है। और साथ ही इस कंपाउंड पे सर्वेलेंस के दौरान CIA को एक लंबे चौड़े बंदे के बारे में भी पता चलता है जो लॉन में चक्कर लगाता रहता था। ये बंदा कभी भी कंपाउंड से बाहर नहीं निकला था, जिसकी वजह से शक बढ़ गया था कि ये बंदा उसामा बिन लादेन हो सकता है। काफी अरसा ट्रैक करने के बाद CIA को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसामा बिन लादेन और साथ ही अलकायदा के हाई रैंक मेंबर इस कंपाउंड में रहते हैं। CIA ये बात प्रेसिडेंट ओबामा को बताती है कि उसामा बिन लादेन की हमें लोकेशन पता चल गई है। हम 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो यहीं पे छुपा हुआ है। यहाँ पे ओबामा के आगे 2 प्लान्स रखे जाते हैं उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। पहला था एयर स्ट्राइक कि ये इस कंपाउंड पर मिसाइल्स मारेंगे, लेकिन इस प्लान में उनको ये फ्लॉ नजर आ रहा था कि वो 100% कंफर्म नहीं है कि उसामा यहीं पे है, और ना ही एयर स्ट्राइक से हमें ये कंफर्म होगा कि उसामा मरा भी है या नहीं। तो इस प्लान को वो ड्रॉप कर देते हैं। अमेरिका चाहता था कि वो 100% श्योर हो कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया, तो इनके लिए दूसरा ऑप्शन था कि ये सोल्जर्स को खुद उस कंपाउंड में भेजें और वो उसामा को मारें। अब इस वाले प्लान पे ओबामा के 2-3 कंसर्न्स थे। वो कहता है कि अगर हम अपने बंदों को उधर भेजें और वहाँ पे कुछ गलत हो गया तो क्या हम अपने बंदों को वहाँ से सही सलामत वापस निकाल सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा पॉइंट ये था कि हमें 100% श्योर नहीं है कि उसामा उधर रहता भी है। अगर हम वहाँ जाएं और उसामा वहाँ पर ना हुआ, एक तो हम दूसरे मुल्क की टेरिटरी में हेलीकॉप्टर से घुस रहे हैं और वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये हुआ कि दुबई का कोई अमीर शेख उस कंपाउंड में रह रहा हुआ और हम स्पेशल फोर्सेस को अंदर भेज दें तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। A wealthy, prince from Dubai who's in this compound. We've sent special forces in. We've got problems. तो यहाँ पर उनके लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क भी था, लेकिन ओबामा कहता है कि ये सब रिस्क वर्थ इट है, क्योंकि अगर ये रिस्क ले लिया तो उसामा को वो मार सकते हैं। ओबामा इस कंपाउंड पे रेड करने की इजाजत दे देता है और सील टीम 6 अमेरिका की सबसे एक्सपीरियंस टीम को प्रिपेयर किया जाता है इस मिशन के लिए। इस एग्जैक्ट सेम कंपाउंड को वो डुप्लीकेट करके कई लोकेशंस पे बनाते हैं और वो इस टीम को ट्रेनिंग दिलवाते हैं घुसने की। फिर वो दिन आ जाता है जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होना था। अफगानिस्तान में उस टाइम अमेरिका की बेस होती थी। इन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान बगैर डिटेक्ट हुए छुपकर एंटर होना था। सबसे बड़ा अजाब इनके लिए ये था कि उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी, उससे भी इन्होंने बचना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओबामा ने पाकिस्तान से क्यों मदद नहीं मांगी इस ऑपरेशन के लिए। ओबामा ने बोला था कि मैंने व्हाइट हाउस तक में कई इंपॉर्टेंट बंदों को नहीं बताया था इसके बारे में, इवन उसने अपनी फैमिली तक को नहीं बताया था इस मिशन के बारे में। वो कहता है मेरे लिए इतना जरूरी था इसको टॉप सीक्रेट रखना। फिर वो कहता है कि मैंने ये बात कई इंपॉर्टेंट बंदों को नहीं बताई अमेरिका के अंदर, तो मैं आगे उन लोगों को क्यों बताऊं जिनको मैं सही से जानता भी नहीं हूं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भी नहीं बताया था इसके बारे में, हालांकि वो ये मिशन पाकिस्तान में ही करने वाले थे। अब यहाँ पर इनके लिए रिस्क की एक और लेयर आ गई थी। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के रेडार से भी बचना था। अगर उन्होंने डिफेंसिव मिसाइल फायर कर दिए तो भी ये मिशन फेल हो जाएगा। इसके लिए ये 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को चूज करते हैं जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसको रेडार पे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। और बैकअप पे ये 2 शेनोक MH-47S भी रखे थे। इन 2 ब्लैक हॉक्स में टोटल 24 सील मेंबर थे। 1 मई 2011 को रात को 11 बजे ये 2 ब्लैक हॉक उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरपोर्ट से निकलते हैं। ये जा रहे थे एबटाबाद पाकिस्तान में, जिधर उसका कंपाउंड था। ये सफर 180 किलोमीटर का था और 90 मिनट लगने थे इनको वहां पर पहुंचने में। ये 2 ब्लैक हॉक बहुत
नीचे उड़ रहे थे ताकि ये पाकिस्तान के रेडार में डिटेक्ट ना हो। रात को तकरीबन 12:30 बजे ये ब्लैक हॉक उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे पहुंचते हैं। ये आपको बता दूं कि उस टाइम इस कंपाउंड में कौन कौन रह रहा था। टोटल में इस कंपाउंड में 4 बंदे रहते थे, उसामा बिन लादेन, उसका बेटा खालिद बिन लादेन, साथ इनके 2 बंदे और रहते थे, अबू अहमद अल कोयती और उसका छोटा भाई अबरार अल कोयती। बाकी उसामा बिन लादेन की 3 बीवियां और बच्चे और साथ ही बाकी लोगों के बीवियां और बच्चे भी रहते थे। कंपाउंड के ऊपर पहुंचते ही एक ब्लैक हॉक एयर स्टॉल एक्सपीरियंस करता है। बस सिंपल अल्फाज में ये समझो कि पायलट अपना कंट्रोल खो देता है और एक ब्लैक हॉक सीधा इस प्लाट में जाकर गिर जाता है। ये ब्लैक हॉक बेकार हो गया था और अब ये उड़ नहीं सकता था। अंदर बैठे सभी सील्स और क्रू सही सलामत थे और वो कंपाउंड में घुसना शुरू कर देते हैं। साथ ही ये बैकअप प्लेन को बुला लेते हैं वहां से। उधर से दूसरे ब्लैक हॉक से भी बाकी मेंबर्स निकलते हैं और कंपाउंड में घुसना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये इस कंपाउंड की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ही काट देते हैं ताकि हर तरफ अंधेरा हो जाए। सील्स ने नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे तो इससे इनको कोई मसला नहीं था। ये लोग कंपाउंड के अंदर वाले गेट पे एक्सप्लोसिव लगाकर उसको उड़ाते हैं और फिर घुसना शुरू कर देते हैं। सील टीम यहाँ पर आ गई थी। ये जो गेस्ट हाउस था इसके अंदर अबू अहमद अल कोयती, उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते थे। जब सील इस गेट के पास पहुंचती है तो अबू अहमद अल कोयती गेट के आर पार फायरिंग कर देता है। जवाब में सील टीम फायर करती है तो उसको गेट से गोलियां लगती हैं और वो मर जाता है। इसकी बीवी रोते हुए बाहर निकलती है और वो कहती है वो मर गया है। ये इसलिए करती है ताकि उसकी और उसके बच्चों की जान बच जाए। ये भी बता दूं जब ये सब हो रहा था तो व्हाइट हाउस में जिन जिन मेंबर्स को पता था वो सब इसको लाइव देख रहे थे। ये ओबामा बैठा है, ये जो बाइडन बैठा है, ये हेनरी क्लिंटन है और बाकी मेंबर्स हैं जिनका ना आपको पता ना मुझे पता है। अच्छा, अब ये गेस्ट हाउस क्लियर हो गया था और आगे थी ये 3 स्टोरी बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर पर रहता था अबरार अल कोयती। ये छोटा भाई था अबू अहमद अल कोयती का जिसको अभी सील टीम ने गेस्ट हाउस में मारा है। इसके 2nd फ्लोर पर रहता था खालिद बिन लादेन जो उसामा बिन लादेन का बड़ा बेटा था और इसके 3रे फ्लोर पे रहता था उसामा बिन लादेन। सील टीम ग्राउंड फ्लोर का गेट उड़ाती है और अंदर घुसती है तो आगे अबरार होता है, वो उसको गोलियां मारते हैं तो साथ ही उसकी बीवी को भी लग जाती हैं और वो दोनों मर जाते हैं। बच्चों को वहां से निकालकर ये गेस्ट हाउस में शिफ्ट करते जा रहे थे। इसके बाद अब इन्होंने जाना था 2nd फ्लोर पर जिधर खालिद बिन लादेन रहता था। लाइट तो थी नहीं और कंपाउंड में गुप अंधेरा था तो सील टीम में एक बंदे को अरबी और उर्दू दोनों आती थी तो वो उसी लहजे में सीढ़ियों से आवाज देता है, खालिद, खालिद। जैसे ही खालिद झांकता है उसी वक्त उसको गोलियां मार देते हैं। खालिद भी डाउन था, अब बच गया था उसामा बिन लादेन और वो 3रे फ्लोर पे था। जब ये सब कंपाउंड में हो रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, इतना शोर था ब्लास्ट का, गन फायर का, तो आसपास के लोग कंपाउंड के करीब जमा होना शुरू हो गए थे। बाहर सोल्जर्स उनको वार्निंग देते हैं कि अगर करीब भी आए तो तुम्हें हम उड़ा देंगे। Go back, they won't kill you. कंपाउंड में वापस जाएं तो टीम ऊपर जा रही थी। रूम के अंदर उसामा खड़ा था, उसको वहीं पे गोली मारते हैं। उसामा बिन लादेन मौके पे मर जाता है और मैसेज पे कोड वर्ड बोलते हैं जुरानमो, जिसका मतलब था उसामा इज डेड। जुरानमो EKIA यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। इसके बाद ये उसामा की बॉडी की पिक्चर्स लेते हैं, उसको फौरन फेशियल रिकॉग्निशन के लिए भेज देते हैं क्योंकि कहीं ये उसका डुप्लीकेट ना हो। इसके DNA सैंपल्स लेते हैं, फिर कंफर्म होता है कि यही उसामा बिन लादेन था। घर में ये सारी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर उठा लेते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। वो जो हेलीकॉप्टर बैकयार्ड में क्रैश हुआ था उस पे ये काफी सारे बॉम्ब अटैच करके उसको उड़ा देते हैं ताकि ये पाकिस्तान के हाथ ना लग जाए। ये लोग उसामा बिन लादेन की बॉडी को उठाकर हेलीकॉप्टर में डालते हैं और इसके जो DNA सैंपल्स लिए थे उसको वो दूसरे हेलीकॉप्टर में रखते हैं कि अगर एक हेलीकॉप्टर डाउन हो गया तो दूसरे में प्रूफ हो। ये कंपाउंड से उड़कर अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर पाकिस्तान आर्मी भी अलर्ट हो जाती है। वो लोग 2 F-16 एयरक्राफ्ट को भेजते हैं इस लोकेशन पे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग पाकिस्तान की एयर स्पेस से निकलकर अफगानिस्तान पहुंच गए थे। अफगानिस्तान पहुंचते ही उसामा की बॉडी को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं और ये कंफर्म हो गया था कि ये उसामा बिन लादेन ही है। प्रेसिडेंट ओबामा पूरे अमेरिका को यह खबर सुनाता है कि उसामा बिन लादेन को हमने मार दिया है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. अब सवाल था बॉडी का क्या करें। यूएसए वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता था जो वो सद्दाम हुसैन के केस में कर चुका था। सद्दाम हुसैन के मरने के बाद उसकी कब्र उसके फॉलोअर्स के लिए मिजार बन चुकी थी। उसकी कब्र पे जियारत करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। तो उसामा बिन लादेन के साथ यही सेम ना हो और वो मरने के बाद भी इंस्पिरेशन ना बने। ये फैसला करते हैं कि हम उसको किसी अननोन लोकेशन पे समंदर में दफना देंगे। इनके मुताबिक इन्होंने इस्लामिक स्कॉलर से डिस्कस किया था। बॉडी को USS कर्ल विंसन में हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करते हैं। यूएसए के बकौल इन्होंने बॉडी को इस्लामिक तरीके से ट्रीट किया था। बॉडी को गुसल देते हैं यानी उसको वॉश करते हैं, उसको कफन में लपेटते हैं यानी व्हाइट कपड़े में लपेटते हैं, कॉफिन में डालते हैं, फाइनल प्रेयर्स करते हैं, पॉसिबली नमाज जनाजा, और फिर उसको समंदर की गहराइयों में अरेबियन सी में डाल देते हैं। ये सब काम वो उसामा बिन लादेन को मारने के 12 घंटे के अंदर अंदर करते हैं। इस सब में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा इस टॉपिक से बिल्कुल ही हटकर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक बंदे की। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट तो आपने देखा ही होगा, असल में नहीं मैप पे। ये बंदा 500 किलोमीटर का सफर करता है पैदल अकेले ही बगैर खाए पिए, और ये फाइनली इस साहिल पर पहुंचता है। तो आगे जिस शिप में ये इस कॉन्टिनेंट पर आया था वो इसको छोड़कर जा चुकी थी। आगे इसने क्या किया ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर इस वीडियो में उस बंदे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।